हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। और आज हम करेंगे हमारा टॉपिक अकोमोडेशन इन बेल्जियम। हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट करे। एक पहला टॉपिक था बेल्जियम एंड श्रीलंका और दूसरा टॉपिक था हमारा मेजोटेरिज्म इन श्रीलंका। तो हमने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वहाँ उन लोगों ने मेजॉरिटी को चूज़ किया, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनाई और उसके मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग एक्शंस लिए। तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आई, अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि सेम प्रॉब्लम बेल्जियम में भी थी। बेल्जियम में भी एक ग्रुप आपका मेजॉरिटी में था, एक ग्रुप हमारा माइनॉरिटी में था। तो बेल्जियम ने इस समस्या का कैसे समाधान किया? क्या उसने भी श्रीलंका वाला ही रिपीटिशन किया है या फिर उसने कुछ अलग मेथड अपनाया? तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके, मैं थोड़ा सा इसको पास कर देता हूँ आपके। अब स्टार्ट करते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। तो पहली ही लाइन में हमारा क्लियर हो जाता है, प्रॉब्लम सेम थी लेकिन बेल्जियम के लीडर्स ने एक अलग पाथ चुना, ठीक है, अलग रास्ता चुना। दे रिकोगनाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रिलीजन डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब उनके यहाँ पे जो रीजनल डिफरेंसेस थे और कल्चरल डाइवर्सिटी थी, उन लोगों को इन्होंने रिकोगनाइज किया, उन्होंने इसको अपनाया, माना। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अब यहाँ पे आपका एक बन जाता है कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितनी बार अमेंडमेंट करे गए? 4 बार अमेंडमेंट करे गए, 4 टाइम्स उसमें अमेंडमेंट करे गए। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। अब उन्होंने ऐसा क्यों करा? ताकि जितने भी अलग अलग भाषा या कल्चर वाले लोग हैं वो सब के सब एक साथ आसानी से एक ही देश में रह सकें, उन्हें एक दूसरे से कोई भी परेशानी ना हो। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने अरेंजमेंट करे वो बहुत ही डिफरेंट था और अपने आप में बिल्कुल अनोखा था। बाकी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था, तो उन्होंने उस चीज़ को अपनाया। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। अब उनका जो मॉडल था, बेल्जियन मॉडल या बेल्जियम मॉडल जो था, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो चीज़ें अपनाई थी उसके बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करी गई है। तो पहला वाला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको हमें समझना है, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता दिया गया, ये चीज़ लिख दी गई, ये चीज़ बना दी गई कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे, है ना, उसमें इक्वल नंबर्स के डच होंगे और इक्वल नंबर्स के ही आपके फ्रेंच होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनिस्टर बनते हैं तो आपका 5 मिनिस्टर डच होंगे और 5 मिनिस्टर फ्रेंच होंगे, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी पार्शलिटी नहीं करी जाएगी। देन सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए जिसमें वो तब तक पास नहीं हो सकते थे जब तक मेजॉरिटी वाले जो मेंबर्स थे उनको सपोर्ट ना मिले। किन का सपोर्ट ना मिले? लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का सपोर्ट ना मिले, ठीक है। जो दूसरी लैंग्वेज वाले हैं उनका सपोर्ट ना मिले तब तक ये वो चीज़ नहीं कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट वन, थर्स नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, अगर कोई भी डिसीजन होगा तो कोई एक सिंगल कम्युनिटी नहीं ले सकती है। सब बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, सहमत होंगे, तभी आपका डिसीजन पास होगा। कोई अकेले डिसीजन पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट वन, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स
of the two regions of the country. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ठीक है जी, जो उनके यहाँ पे दो रीजन्स थे उनमें जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर किसको मिल गई? स्टेट गवर्नमेंट को मिल गई। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो फ्री अपना काम कर सकती थी, फ्रीली काम कर सकती थी, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी दबाव नहीं होता था। मीन टू से वो अपनी इच्छा से काम कर सकती थी, अपने हिसाब से काम कर सकती थी। उनके काम में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ओके, दो बात क्लियर हुई आपकी। अब नेक्स्ट चीज क्या है आपका? ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। अब जो ब्रुसेल्स क्या है आपको याद होना चाहिए। ब्रुसेल्स क्या था? कैपिटल है। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? आपकी बेल्जियम की कैपिटल है। तो ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स में आपका क्या करा गया? एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी और जिसमें बोथ कम्युनिटीज थी उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया गया। ठीक है जी। The French speaking people accepted equal representation in Brussels. फ्रेंच स्पीकिंग जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस चीज को माना कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ब्रुसेल्स में। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैज एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो डच कम्युनिटी थी उन्होंने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था। कहाँ पे एक्सेप्ट किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया था। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी और जो डच कम्युनिटी थी वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहती थी और उन्होंने उसको स्वीकार किया बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के इस चीज को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने काम किया। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड लास्ट वन, अब फोर्थ चीज वहां पर क्या हुई इसको हम देखते हैं अभी। आफ्टर फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट्स बन गई आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम अभी बता दिया, सबका बिल्कुल अच्छे तरीके से काम हो रहा था। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. अब यहां पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट थी, पहली बात तो उसका नाम क्या था, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी टाइप की जो गवर्नमेंट थी उसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है जी, क्या नाम था? कम्युनिटी गवर्नमेंट उसका नाम था। अब इसको चुनता कौन था? इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ये कम्युनिटी जो भी एक लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी थी वो इसको पर्टिकुलरली चुनते थे। ठीक है, मतलब अगर डच बोलने वाले हैं तो डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच की अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी और जर्मन की अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, चाहे भले ही ये सारे के सारे जो लोग हैं कहीं पे भी रहते हो पूरी देश में। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस गवर्नमेंट का काम क्या था, ये आपका एमसीक्यू है। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट को किस चीज के अकॉर्डिंग पावर्स थी? दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो इस गवर्नमेंट के पास पावर्स थी, अगर कल्चरल चीज़ों से लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या इश्यू हुआ है, तो इसको सुलझाने का या इसको सॉल्व करने का अधिकार किसके पास था? कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, इसको सुलझाने का, ये प्रॉब्लम्स अगर कल्चर से, एजुकेशन से या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो उसे कौन सॉल्व करेगा? आपका वो करेगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, सॉल्व करेगी। ओके, तो ये सिर्फ 4 स्टेप्स बताए गए हैं।
अब इन 4 स्टेप्स पे क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो डच थे, या डच का जो कॉन्स्टिट्यूशन था या डच की जो गवर्नमेंट थी, वो किसी भी तरह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम आसानी से, आराम से, प्यार से रहें। ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ होगा, अब जरा देखते हैं इधर। You might find the Belgian model very complicated। अब हमें क्या लगता है, बेल्जियम का मॉडल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, बड़ा सर में दर्द है इससे तो। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। अब ये हमें तो कॉम्प्लिकेटेड लगता ही है, इसके साथ साथ बेल्जियम के लोगों के लिए भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था स्टार्टिंग में तो। बट लेकिन दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। और लेकिन ये जो अरेंजमेंट थे, ये शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट लगे, कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। अब कैसे काम किया? They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of country on linguistic lines। अब इन्होंने हेल्प करा किस चीज़ का? ये जो आपका सिविक स्ट्राइफ दे रखा है, इसका मतलब होता है नागरिक संघर्ष, जो लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट होती है, उसको इसने रोक दिया, है ना। अब संघर्ष किसके बीच में रुक गया? दो मेजर कम्युनिटीज थी उनके बीच में रोक दिया। अब अब जब कॉन्फ्लिक्ट ही रुक गया, तो फिर इससे आपका क्या हुआ? जो डिवीजन होता कंट्री का, वो भी अपने आप ही रुक गया बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। अब जब यूरोप में एक आपका ग्रुप बनना था, ग्रुप का नाम क्या है आपका, ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। यूरोपियन यूनियन का जब आपका जो एक ग्रुप बनना था वहां पे, तो इन लोगों को हेडक्वार्टर चुनना था। अब ब्रूसेल्स अपने आप में बहुत एक यूनिक था, इसीलिए दैट्स वाई किसको हेडक्वार्टर चुना गया? ब्रूसेल्स को चुना गया। ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू है, आप ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किसको चुना गया? ब्रूसेल्स को चुना गया। ब्रूसेल्स आपका क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है। क्लियर बेटा? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, तो इससे हमें क्या समझ में आया? दो स्टोरीज हमने पढ़ी, दो स्टोरीज में हमने प्रॉब्लम पढ़ी, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाला अलग अलग लोगों ने, अलग अलग गवर्नमेंट्स थे। तो इससे हमें क्या समझ में आया? क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? तो पहली चीज, बोथ आर डेमोक्रेसीज। अब पहली चीज तो सिंपल है, आपसे पूछा जा सकता है क्या दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक थी? तो आपको याद रखना है यस। ठीक है। येट दे डेल्टा विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंट। अब लेकिन दोनों डेमोक्रेटिक तो थी, लेकिन वहां पे क्या था आपका, मेनली चीज आपका क्या था, पावर शेयरिंग करने को लेकर उनका हिसाब किताब अलग था। ठीक है। पावर शेयरिंग उन्होंने डिफरेंटली थी, उनका अलग ही हिसाब किताब था दोनों का। बेल्जियम ने क्या करा? इन बेल्जियम द लीडर्स हैव realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, बेल्जियम के लीडर्स को इतना पता लग गया कि भाई अगर देश को एक रखना है, देश में एकता रखनी है, तो उसमें एक ही चीज़ करनी होगी, जो अलग अलग रीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उनकी फीलिंग्स और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करना होगा, उनके बारे में हमें ध्यान रखना होगा, है ना। देन सच रियलाइजेशन रिजल्टेड इज म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। अब जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें हुई म्यूचुअली, आपका एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हुए, पावर शेयरिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन उससे आपका क्या हुआ, पावर शेयर हो गई और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। ठीक है। इसका मतलब उन्होंने जो सॉल्यूशन था वो अच्छे से निकाल लिया। लेकिन श्रीलंका शोज एज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका ने एक अलग ही एग्जाम्पल हमारे सामने रखा। इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी wants to force its dominance over others and refuse to share power,
इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन्होंने क्या चीज़ बोलनी चाहिए। श्रीलंका में आपका क्या हुआ, जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ थी उन्होंने फोर्सफुली अपना डोमिनेंस डाला, है ना, अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करी, और उन्होंने पावर शेयर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया था, है ना। सिन्हालाज ने तमिल्स के साथ पावर शेयर करने से मना कर दिया था। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट वहाँ पे आपने और हमने मिल के पढ़ा था कि वहाँ पर क्या हुआ, आपका सिविल वॉर हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, और जिसकी वजह से पूरा जो देश था, पूरे देश की हालत ख़राब हो गई। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स दिखाए गए थे, दोनों एग्जाम्पल्स में यही बताने की कोशिश करी गई है कि बेल्जियम ने समझदारी दिखाई और श्रीलंका ने समझदारी नहीं दिखाई। तो जिस देश ने समझदारी दिखाई वहाँ पे सब चीज़ परफेक्ट रहा, और जिस देश ने समझदारी नहीं दिखाई वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स जनरेट हो गई। ओके, तो आई होप आपको अकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चंस बनेंगे, बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे जो आपका एमसीक्यू में बन सकते हैं। ओके, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा। क्लियर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, टॉपिक समझ में आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 10th के स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, ताकि मेरी जैसी वीडियो आपके पास आएगी आप उसे देख पाएंगे, आपका कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और आप चीज़ें फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।